वेलकम फ्रेंड्स। आज पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, या फिर जो एथिक्स की जो यूनिट 4 है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्लेटो को देखेंगे और आधुनिक साम्यवादी कम्युनिज्म को देखेंगे जो है मार्क्स। तो प्लेटो का साम्यवाद और मार्क्स का साम्यवाद में तुलना और व्याख्या करते हैं हम लोग। तो चलिए प्लेटो का साम्यवाद समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया और हम आपको आंसर देते हैं। मॉडल आंसर जो होता है ये आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? प्लेटो का साम्यवाद की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक साम्यवाद से उसकी तुलना कीजिए। प्लेटो, पहले देखते हैं साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? तो साम्यवाद का अर्थ है कि दार्शनिक शासक जो है उस पर चेक और बैलेंस करना था। कम्युनिज्म में जो होता है ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। तो दार्शनिक शासक पर क्या करना था? चेक और बैलेंस करना था। और इसमें दोस्तों प्लेटो का उद्देश्य था कि भाई भतीजावाद जो था होगा उसको समाप्त करना था। और इसमें जो स्वामित्व होगा, इसका जो एब्सोल्यूट डोमिनेट होगा, ये दार्शनिक शासक के पास होगा। प्लेटो का जो साम्यवाद है, पहले प्लेटो के साम्यवाद को देख लेते हैं। ये दो प्रकार से होता था। प्लेटो का साम्यवाद दो प्रकार से है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों परिवार का साम्यवाद। पत्नियों और परिवार का साम्यवाद। तो संपत्ति का साम्यवाद में क्या है कि यह शासक वर्ग के लिए है, जो शासक होगा उसके लिए है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें निजी संपत्ति का मतलब निजी संपत्ति नहीं होगा शासक वर्ग के पास, उसकी मनाही थी। और वह सार्वजनिक घर में रह सकते थे, जैसे सब लोग रहेंगे वैसे रहेगा, और सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेगा। उसके बाद जो है कि संपत्ति संघर्ष से बचना होगा, सोना चांदी से दूर रहना होगा, और उसे सोना व चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु से छूना भी नहीं है उसे। और वो एक तरह से क्या होगा, शासक केवल शासन का कार्य करेगा। क्या करेगा? केवल शासन का कार्य करेगा और संपत्ति संग्रह ना करे, तभी वह अपने कार्य का विशेष होगा। मतलब प्लेटो का कहना था कि शासक का काम सिर्फ क्या है? अपना कार्य करना है। किसी मतलब संपत्ति को संग्रह नहीं करना, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, संपत्ति को अर्जित नहीं करना है, तभी वह एक अच्छा कार्य करेगा और विशेषज्ञ होगा उसका। उसके बाद दोस्तों हम पत्नियों और परिवार का साम्यवाद देखते हैं। पत्नियों और परिवार का साम्यवाद में क्या है? तो पत्नियों और परिवार के साम्यवाद में है, सॉरी 1 मिनट, ओके। शासक वर्ग के सदस्यों के लिए है ये, शासक वर्ग के सदस्यों के लिए है। वही जो शासक बनेगा 50 साल में, जिसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। व्यक्तिगत परिवार व्यवस्था की मनाही करता था। मतलब वो व्यक्तिगत परिवार व्यवस्था, अपना परिवार को वो मतलब वो शादी विवाह नहीं कर सकता है, परिवार नहीं बना सकता है, विवाह नहीं कर सकता है, उनके अपनी संतान नहीं होगी, है ना। कोई निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए, उसका कोई परिवार नहीं होगा। उसके बाद वो शासक योग्य से विवाह करेगा। शासक जो शासिका होगी, जो राजकुमारी मतलब जो जैसे वो भी दार्शनिक शासिका होगी, तो उसी से विवाह करेगा। और विवाह कौन कराएगा दोस्तों? इसका विवाह जो है कि वहाँ की जनता करवाएगी। ओके, राज्य या जनता विवाह कराएगी। संतान का पालन पोषण राज्य ही करेगी, राज्य में संतान पालेगा और पोषेगा। जैसे सार्वजनिक हित में सभी के बच्चे पलेंगे पोसेंगे, उसी प्रकार राजा शासक का भी बच्चा उसी में पलेगा और पोसेगा। आपस में अस्थायी यौन संबंध बनेगा, ताकि कोई किसी की पति या पत्नी ना होगा। यानी कि एक बार जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी कि सिर्फ संतान को आगे बढ़ाने के लिए शादी की जाएगी। ओके दोस्तों, और कुछ पॉइंट देखते हैं, इसका व्याख्या करते हैं इसकी। किसकी? तो प्लेटो के साम्यवाद की। वह शासक वर्ग को क्या करते थे? वो शासक वर्ग को पारिवारिक मनाही से बचाना चाहते थे। ये तो हमने बता दिया, पारिवारिक मोह से बचाना चाहते थे। और पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से स्त्रियों की मुक्ति सुनिश्चित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? पत्नियों के साम्यवाद से स्त्रियों की मुक्ति सुनिश्चित करना चाहते थे। मतलब प्राचीन दार्शनिक शासक जो थे, प्राचीन विचारक जो थे प्लेटो, ये एक न तरह से एक क्रांति ला दी महिला नारी की तरफ से। यानी कि ये क्या करते थे? नारी को भी अपने अधिकार में लाए, नारी को भी अधिकार दिया। स्त्रियों को घरेलू कामों से वो बच्चों को के पालन पोषण से मुक्ति दिया। यानी कि ये स्त्री के लिए भी कुछ काम किए।
स्त्री के लिए क्रांति ला दिए। 1 मिनट दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, शासक वर्ग के लिए राज्य सबसे बड़ा परिवार है। वो कहते हैं कि शासक वर्ग जो है वो उसका राज्य ही सबसे बड़ा परिवार है, राज्य के बिना और कुछ नहीं है, राज्य में ही रहेगा वो और राज्य में सब कार्य करेंगे, उसका राज्य ही सबसे बड़ा परिवार है। आपने प्लेटो आलोचना करते हैं इसकी और कहते हैं आपने तो बीमारी पकड़ ली, लेकिन जो दवाई के पर्चे लिखे हैं वो आपने गलत लिखे हैं। दवाई के पर्चे जो आपने लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। वो कहते हैं संपत्ति के बारे में कहते हैं, कौन? अरस्तु कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व व सार्वजनिक उपयोग का सिद्धांत देते हैं, इसमें प्रेरणा का स्रोत है। देखिए प्लेटो क्या कहते थे कि संपत्ति नहीं होगी दार्शनिक शासक के पास, लेकिन उसके शिष्य हैं अरस्तु, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व वो सार्वजनिक उपयोग का सिद्धांत देते हैं। बोलते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, वो व्यक्तिगत स्वामित्व में सभी उपयोग करेंगे, सार्वजनिक सभी उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा? प्रेरणा का स्रोत आएगा, उसे काम करने में मोटिवेशन आएगा। और फिर निजी संपत्ति से व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यक्तिगत उदारवादी, उदारशीलता, दानशीलता और अतिथि सत्कार जैसे गुणों को बढ़ाती है। जैसे गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल। गांधी जी क्या कहते थे कि अगर हम चैरिटी करें तो समाज स्टेबल होगा और अच्छे से चलेंगे। यानी अगर उसके पास संपत्ति होगा तभी ना वो चैरिटी करेगा, वो दान करेगा। तो इसलिए अरस्तु कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर निजी संपत्ति को आप निजी संपत्ति देते हैं तो उस व्यक्ति में उदारशीलता, दानशीलता, अतिथि सत्कार जैसे गुणों को बढ़ाती है, जैसे गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल। और दोस्तों इसमें परिवार के बारे में कहते हैं, अरस्तु आलोचना करते हैं परिवार के बारे में, कहते हैं जो प्लेटो परिवार को नहीं देते हैं, तो अरस्तु कहते हैं कि पत्नियां परिवार की प्रथम पाठशाला है। सही बात है, पत्नियां जो है परिवार की प्रथम पाठशाला है, जिसमें व्यक्ति प्रेम, सेवा, सहयोग जैसे गुणों से परिचित होता है, इसलिए पत्नी होनी चाहिए। प्लेटो, अब देखते हैं हम लोग प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना, इन दोनों में क्या तुलना की जा सकती है? तो सबसे पहले दोनों विचारधाराएं व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देते हैं। दोनों ही विचारधारा व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देते हैं। प्लेटो भी समाज को महत्व देते हैं और ये मार्क्स भी समाज को महत्व देते हैं। दोनों विवाह परिवार का विरोध करते हैं, ये दोनों विवाह परिवार का विरोध करते हैं और दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थिति स्थापित करना। ये दोनों की सिमिलरिटीज हो गया, दोनों में समानता क्या है? तो ये आपका क्या हो गया? समानता हो गया एक तरफ से, ये आपका समझ लीजिए समानता हो गया। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक साम्यवादी और प्लेटो का साम्यवाद, ये मुद्दा है, इशूस है। तो इशूस में कौन होगा प्रभावित? तो आधुनिक साम्यवाद जो मार्क्स का साम्यवाद है वो कहते थे पूरा समाज प्रभावित होगा इससे, लेकिन प्लेटो कहते थे केवल अभिभावक वर्ग। उसके बाद क्यों जरूरत है इसकी, किसकी? साम्यवाद की क्यों जरूरत है? तो प्लेटो कहते हैं कि यह अभिभावक वर्ग में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को समाप्त करना था। वहीं मार्क्सवादी कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग के शोषण को समाप्त करना था। सर्वहारा वर्ग पर शोषण हो रहा था, पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास का कर रहे थे सर्वहारा वर्ग पर शोषण, तो उसे समाप्त करना था। क्रांति के माध्यम से करेगा, देखते हैं आगे। उसके बाद अंतिम अधिकार कौन प्राप्त करेगा? अंतिम अधिकार मतलब कि अंतिम राजा कौन बनेगा, अंतिम शासक कौन बनेगा? तो प्लेटो के संदर्भ में प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक शासक ही बनेगा, अंतिम अधिकार होगा दार्शनिक शासक पास, और राज्य होगा और विचार ही अंतिम वास्तविकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि मार्क्सवादी जो है, मार्क्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि अंतिम अधिकार जो होगा वो श्रमिक वर्ग के पास होगा। श्रमिक वर्ग मतलब कि जो सर्वहारा वर्ग होगा, जो कि प्रोटेस्ट करेगा, जो मेजोरिटी में होगा, माइनॉरिटी में नहीं, मेजोरिटी में होगा, ज़्यादातर होगा, श्रमिक वर्ग होगा, उसी को वही अंतिम अधिकार प्राप्त करेगा। क्रांति के बाद की ये सब प्रोसेस है। उसके बाद विचार की भूमिका क्या होगी? तो विचार की भूमिका पर प्लेटो कहते हैं कि विचार ही अंतिम वास्तविकता है, विचार ही अंतिम वास्तविकता है। और प्लेटो मार्क्सवादी मार्क्स कहते हैं कि विचार झूठी चेतना है, ये झूठी चेतना है, विचार के माध्यम से ये गुमराह कर रहा है, सर्वहारा वर्ग को, मजदूर वर्ग को गुमराह कर रहा है, इसलिए विचार एक झूठी चेतना है। मुद्दा में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए?
राज्य की भूमिका पुण्य का स्रोत है, सद्गुण का स्रोत है, वर्च्यू ऑफ सोर्स। लेकिन मार्क्स में क्या है, ये शोषण का स्रोत है। राज्य जो है, राज्य की भूमिका प्लेटो कहते हैं ये अच्छा है, ये सद्गुण का स्रोत है, ये अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है। लेकिन वहीं प्लेटो कहते हैं ये शोषण का स्रोत है, यहाँ शोषण होता है, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ के फेंको। वर्गों की संख्या क्या होनी चाहिए, मुद्दा है वर्गों की संख्या, लेकिन प्लेटो में वर्ग 3 वर्ग हैं और मार्क्स में